हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम। हर फ्राइडे मैं आपके साथ होता हूं साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। ये खास प्रोग्राम है जो साउथ एशिया पर नजर रखने के लिए, समझने के लिए कि आखिर हमारे पड़ोस में क्या कुछ हो रहा है। ये प्रोग्राम इसलिए भी अहम है कि ज्यादा हम फोकस रखते हैं मिडिल ईस्ट पर या दूसरे मुल्कों पर। हमारे पड़ोस में क्या कुछ हो रहा है ये भी समझते रहना इसलिए जरूरी है कि हम इस वक्त कहां खड़े हैं, हमारे आसपास क्या कुछ हो रहा है। और ऐसा तो नहीं है कहीं हम भी आसपास के कुछ मामलात में इन्वॉल्व हैं। ईमानदारी से पत्रकारिता करने के लिए तो ये सब जरूरी है कि हमें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। आज हम जिन इश्यूज पर हम बात कर रहे हैं वो नेपाल में बहुत बड़ा सियासी क्राइसिस है। वहां प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है और जो कोalition सरकार है प्रचंडा की, उसकी सरकार से 16 मंत्री और 3 पार्टियां अलग हो गए हैं। ये अजीब सूरत हाल है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले खुद प्राइम मिनिस्टर और उनकी सरकार क्राइसिस में है। वो हम समझेंगे कि आखिर क्या वजह है। दूसरे, आपको हमने खबर दी थी कि अमेरिका में जिसे हम अगर यहां से कहें तो वेस्टर्न अमेरिका में चीन का गुब्बारा पाया गया था और उसको अमेरिका ने गिराया और यह बताया कि वो जासूसी का गुब्बारा था। लेकिन एक खबर इसी बीच में निकल करके आई कि 1 साल पहले भारत ने भी अंडमान निकोबार में ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा गुब्बारा देखा था। आखिर उस वक्त क्या हमने कुछ किया, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और भारत में मीडिया की आजादी का मामला अब सिर्फ देश के मीडिया तक नहीं रहा, गोदी मीडिया तो ये बनाया ही गया, लेकिन जो विदेश के पत्रकार यहां पर हैं, दिल्ली में खास तौर पर, उनको भी शिकायत है कि हमसे सही रिपोर्टिंग को हमें रोका जा रहा है। तो ऐसी सूरत में क्या कुछ है, मीडिया क्या कुछ बचेगा। आपको याद है कि अभी कुछ दिन पहले बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी गुजरात के मामले में, जिसमें इस वक्त जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्हें जिम्मेदार ठहराया था। क्या कुछ है ये मीडिया की आजादी का मामला। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया, आप हर फ्राइडे के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये नेपाल का क्या मामला है? नेपाल की पॉलिटिक्स में कहा यह जा रहा है, इल्जाम ऐसे लगाए जा रहे हैं कि उसमें भारत और अमेरिका कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। क्या कुछ है कहानी, जरा ये समझने की जरूरत है, क्योंकि अब एक मैं अभी आपसे बात करने से पहले खबर ये भी देख रहा था, मैं उस पर भी बात करना चाहूंगा कि पहले श्रीलंका, पाकिस्तान और अब नेपाल में भी क्राइसिस है। आखिर क्या वजह है? जी बहुत शुक्रिया काज़मी साहब अपने प्रोग्राम के लिए, और मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। अब चलते हैं नेपाल के खबर के ऊपर। तो नेपाल में जो है वो 25 दिसंबर को जो है सरकार बनी थी, 20 नवंबर को इलेक्शन हुआ था, 25 दिसंबर को जो है वो स्वेरिंग इन हुई थी, और उसमें 2 कोलिशन जो है वो आपस में मतलब लड़े थे एक दूसरे के अगेंस्ट में। तो एक कोलिशन जो है वो नेपाली कांग्रेस की थी, जिसके जो अगुआ हैं शेर बहादुर देउबा, वो उनको जो है वो मेजॉरिटी आ गई थी और उसके अंदर जो है उनके 90 एमपी थे। अब जो दूसरी पार्टी थी वो थी केपी शर्मा ओली की, वो उनको बहुमत कम मिला था। तो वो जाहिर सी बात है कि जिसके नंबर ज्यादा होंगे डेमोक्रेसी में संख्या उनकी होगी। अब यहाँ पे परचानंद जो थे वो शेर बहादुर देउबा के कोलिशन में थे और वो उनसे डिमांड किया था कि आप हमें प्राइम मिनिस्टरशिप का और प्रेसिडेंटशिप का 2 पोस्ट आप हमें दे दें, जो कि शेर बहादुर देउबा ने रिफ्यूज कर दिया। अब ये फासला सिर्फ 24 घंटे का था। 24 घंटे तक पहले यही मालूम था कि शेर बहादुर देउबा जो है वो प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं और परचानंद उनके कोलिशन में होंगे, जैसे कि उन्होंने इलेक्शन में लड़ा था 20 नवंबर को। लेकिन जब ये संडे के दिन बात हुई कि कल जो है मंडे के दिन स्वेरिंग इन होगा और शेर बहादुर देउबा जो है स्वेरिंग इन करेंगे, तो ये बात जो है वो ब्रेक डाउन हो गई। अब परचानंद जो है वो चले गए केपी शर्मा ओली के पास। उन्होंने कहा कि आप हमें प्राइम मिनिस्टर बना दो, मैं आपको समर्थन दे दूंगा। तो केपी शर्मा ओली जो है वो राजी हो गए।
तो एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर जो है वो पासा बदल गया और दूसरे दिन सोमवार के दिन जो है 26 दिसंबर को शेर बहादुर देवा की जगह पर परचानंद जो है, जो जिनका नाम है पुष्प कमल दल, वो जो है वो प्रधानमंत्री बन गए। तो अब ये सरकार जो है चली कोई 1-1.5 महीने, जो भी कुछ आप समझ सकते हैं। अब जो मामला यहाँ पे आया है वो ये है कि अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं। जो वहां की जो अभी जो मौजूदा प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, उनका जो है वो खत्म हो रहा है टाइम, और उनकी जगह पर नए मतलब प्रेसिडेंट का चुनाव है जो कि 9 मार्च को है। और उसमें जो है नेपाली कांग्रेस के जो कैंडिडेट है उनका नाम है रामचंद्र पुडेल, और पुडेल जो है वो नेपाली कांग्रेस के हैं, और पुष्प कुमार दल जो है वो केपी शर्मा ओली के पार्टी के हैं। तो अब क्या हुआ कि अभी 2-3 दिन पहले हमारे जो प्रधानमंत्री हैं परचानंद साहब, उन्होंने कहा कि मैं सपोर्ट करूंगा नेपाली कांग्रेस के कैंडिडेट को, अपने कैंडिडेट को नहीं सपोर्ट करूंगा बल्कि अपोजिशन के कैंडिडेट को सपोर्ट करूंगा। और ये ऐलान कर दिया उन्होंने। जब ये ऐलान कर दिया तो भूचाल आ गया। अब वो भूचाल आया तो उसमें जो है सबसे पहले वो बातचीत होने लगी और प्रेशर हुआ, ये हुआ वो हुआ। फाइनली जो केपी शर्मा ओली ने अपने मंत्री को वहां से हटा लिया और उनके 16 मिनिस्टर्स जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया, इंक्लूडिंग जो उनकी फॉरेन मिनिस्टर थी, हाँ, बिमला राय पुडियाल जो है, उन्होंने भी रिजाइन किया। जो उसके बाद उन्होंने काफी बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसपे आप मतलब इशारा कर रहे हैं इंडिया के और यूएस के रोल। जी, मैं उन्हीं के बयान के बारे में चूंकि देखिए छोटा मुल्क है, समंदर का किनारा कहीं नहीं मिलता। आमतौर पर ऐसे मुल्कों में ऐसा कहा जाता है कि पड़ोसी मुल्कों का, खासतौर पर जो बड़े पड़ोसी मुल्क होते हैं, उनका कुछ ना कुछ अमल दखल रहता है। तो वहां नेपाल में अब तक जो पिछला 1-1.5 साल 2 साल में तकरीबन 2-3 साल पहले मधेसी वाला मामला उठा था और उसमें भारत ने बाकायदा उनके कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली की मांग की थी। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि किसी दूसरे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में आप तब्दीली मांगे, ये बहुत ही। तो अभी क्या सूरत हाल है, मैं ये समझना चाहता हूं कि जो भारत के जो हमारे व्यूअर्स हैं और जो दुनिया भर में हैं, उन्हें यह समझ में आए कि भारत का और खासतौर पे भारत और अमेरिका, ये दोनों जगह के बड़े लोग इसी बीच में क्राइसिस के उभरने से पहले विजिट किया है काठमांडू। वो क्या कुछ है, जरा उस पर आ जाएं तो ज्यादा अच्छा है। जी, मैं उस पर आता हूं। पहले 2 चीजें और समझ लें। एक तो यह कि 9 तारीख को इलेक्शन होने वाला है वो रामचंद्र पुडेल का, जिसमें 8 उनके जो पार्टनर्स हैं वो उनकी सहमति बन गई है। तो पुडेल साहब को 9 मार्च को प्रेसिडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता है, अनटिल इसकी कोई और कुछ वहां पे समीकरण और निकल जाए। तो वो तो इलेक्शन निकल जाएगा। उसके बाद जो दूसरा है वो है परचानंद की अपनी सरकार को कैसे वो बचाएंगे, जो वो, क्योंकि उनको जो है अब कोई उनके पास विकल्प नहीं है, उन्हें फिर पार्लियामेंट में जाना होगा अपनी मेजोरिटी प्रूव करने के लिए। और क्योंकि अब वो उन्होंने कैंप बदल दिया है, वो केपी शर्मा ओली से अब फिर आ गए हैं शेर बहादुर देवा के पास। तो उनके पास जो है वो 141 एमपी अभी है परचानंद के पीछे जो सपोर्ट है, इंक्लूडिंग 80 एमपी जो है, 80 एमपी जो हैं जो नेपाली कांग्रेस के हैं, और उन्हें चाहिए 138 प्रूव करने के लिए। तो उनके पास संख्या ज्यादा है और ये कहा जाता है आज के डेट में कि वो आसानी से जो है मेजॉरिटी प्रूव कर लेंगे, क्योंकि उनके पास 141 एमपी है। लेकिन जैसा कि नेपाल का में हमेशा होता रहा है कि देयर इज अ स्लिप बिटवीन कप एंड लिप, तो हो सकता है कि केपी शर्मा ओली जो 2-4-5 एमपी को तोड़ ले, वो सरकार गिर जाएगी। तो ये तो देखने की चीज है कि जो है ये अपनी मेजॉरिटी जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद प्रूव करेंगे या प्रेसिडेंट इलेक्शन से पहले प्रूव करेंगे। अभी कयास यही लगाया जा रहा है कि पहले प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद तब वो प्रूव करें। तो ये खबर जो है वो समझने की है। अब आ जाइए इंडिया और अमेरिका की खबर। तो 25 तारीख को जब हमारे परचानंद साहब ने जब स्वेरिंग इन किया और केपी शर्मा ओली के पार्टी में आए, तो ये तर्कबाजी हो गया कि ये प्रो चाइना की सरकार है और यहाँ चाइना की चलेगी और किसी की नहीं चलेगी, क्योंकि परचानंद भी जो है वो भी चाइना के हमायती हैं और केपी शर्मा ओली भी चाइना के हमायती हैं।
फर्स्ट विजिट जो है वो अमेरिका के मतलब एम्बेसडर लेवल से ऊपर जो है कोई सेक्रेटरी लेवल के लोग जो है वो आए थे वहां पे, और उन्होंने काफी हद तक बातचीत की, जो गवर्नमेंट है उनसे बात की, और जो उनके अमेरिका भी काफी अच्छी पकड़ लगती है क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट है वहां पे, उस वजह से वो बहुत से लोगों को। उसके बाद जो है वो उनके जाने के बाद जो है इंडिया के करंट फॉरेन सेक्रेटरी हैं विनय मोहन क्वात्रा, विनय साहब जो हैं वो गए थे, जिनके बारे में जो अभी आउटगोइंग जो फॉरेन मिनिस्टर है, तो उनको जो है परचंदन ने जेनेवा उनको जाना था, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। नेपाल जो है ह्यूमन राइट्स का जो मेंबर है, और वहां पे ये लास्ट मीटिंग थी क्योंकि वो वहां पे चेयर होल्ड कर रहा है नेपाल, तो उनकी सारी चीजें बनी हुई थी और उन्हें जाना था, जिसको परचंदन ने रोक दिया और कहा कि आप नहीं जा सकते हो, मतलब आप अपना ट्रैवल कैंसिल कर दो। और उनका रीजन ये था कि कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, तो आप वहां जाकर के यू कैन नॉट रिप्रेजेंट नेपाल व्हेन यू आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो उनको रोक दिया उन्होंने। तो और ये क्राइसिस हो गई, और 16 के साथ इन्होंने भी रिजाइन कर दिया, जो मिनिस्टर थे 16 जो केपी शर्मा ओली के। तो अब इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने डायरेक्ट एलिगेशन लगाया कि ये सारे जो अपहीवल हो रहे हैं नेपाल में, इसको इन्होंने अमेरिका और भारत के ऊपर जिम्मेदारी ठहराई कि ये सारा मामला जो है ये भारत की वजह से हुआ, क्योंकि उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो अभी नेपाल विजिट किए हैं 1 हफ्ता पहले, और वो डिप्लोमेटिक ब्रीफ को ब्रीच करके 2 चीजें कही हैं, क्योंकि उन्होंने 6-7 पॉलिटिकल पार्टी से मिले, वो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया के, जिसमें कोई भी इंडिया का डिप्लोमेटिक, नॉर्मली क्या होता है कि जो फॉरेन ऑफिस नेपाल की है उनके लोग जो है वो होते हैं मीटिंग में, क्योंकि ये तो डिप्लोमेटिक मिशन है, फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, कोई पॉलिटिशियन तो जा नहीं रहा। तो उस मीटिंग में जो है उनके डिप्लोमेटिक जो स्टाफ है वो होते हैं, मतलब चाहे वो फॉरेन सेक्रेटरी वहां के हों या मिनिस्टर हों या फिर कोई जूनियर मिनिस्टर हो, उसमें कोई भी नेपाल के जो है डिप्लोमेटिक स्टाफ वो नहीं थे, और वो 1-to-1 उन्होंने 6-7 पॉलिटिकल पार्टी के साथ की थी। और उसके बाद ये हंगामा हुआ जो अभी आपको मैंने बताया। तो उनका ये कहना है कि ये इंडिया जो है वो प्रो नेपाल की जो सरकार है उसको वो तोड़ना चाहती है, प्रो इंडिया के, हाँ, प्रो चाइना की जो सरकार है उसको तोड़ना चाहती थी और प्रो इंडिया की सरकार को लेके आना चाहती थी। तो यही खेल है अभी जो नेपाल में, वो यही खेल है, और हो सकता है कि परचंदन बने रहे, मतलब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद, और उसके बाद अपरेंटली उन्होंने कहा है कि वो भारत आएंगे। तो अब तो पहला उनका पड़ाव है कि पहले वो प्रेसिडेंट इलेक्शन को देख ले, उसके बाद फिर अपनी कुर्सी बचा ले, उसके बाद फिर उनको भारत आना होगा। अच्छा, मैं इसमें ये सीक्वेंस को समझ में आ रहा है कि मैं इसमें ये समझना चाह रहा हूं कि भारत का पिछले 2-3 साल से, जब से लद्दाख का मामला सामने आया है, चाइनीज फौजों की सरगर्मी वहां बढ़ी है, अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ गांव बसा लिए हैं चीन ने, ये सारी चीजें सामने आ चुकी। तो ये भारत चीन में से आंखों में आंखें डाल करके, अपनी बात ना कह करके, इनडायरेक्ट तरीके से चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश करता है। ये अलग किस्म की डिप्लोमेसी है, जैसे कि नेपाल में नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं ना कि इंडिया जो है वो डायरेक्ट चाइना से कन्फ्रंट नहीं करना चाहता है। हमारे मोदी साहब या हमारे जयशंकर साहब या जो भी लोग हैं, और कोई भी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं, वो कभी भी चाइना के अगेंस्ट में डायरेक्टली कुछ नहीं बोलते हैं। वो चाहते हैं कि जो सरकार, जैसे श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हुई, उसके बाद हमारे जयशंकर साहब वहां गए थे और उन्होंने सारा एड वगैरह ये सब दिया था। अब नेपाल में जो है वो प्रो चाइना की सरकार बन गई, तो उसको तोड़ने के लिए जो है अभी हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब है वो गए। तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह है जो इंडिया का जो मिशन है, या इंडिया का जो डिप्लोमेटिक फॉरेन पॉलिसी का अप्रोच है, कि वो जहां जहां चाइना का जो इनके नेबरहुड में जो लोग हैं उनको वो चाइना से अलग करना चाहते हैं। चाइना वहां घुसना चाहता है, इंडिया उनको घुसने नहीं देना चाहता। ये चीजें 3 जगह तो बिल्कुल वाज़ेह हैं, एक नेपाल में, एक बांग्लादेश में, एक श्रीलंका में। ये 3 जगह जो है वो यही चल रहा है कि वहां पे चाइना घुस जाता है, इंडिया उसको निकालना चाहता है, इंडिया जो है उससे ज्यादा बिड देना चाहता है, तो उसको पॉलिटिकली आर्म ट्विस्ट करता है ये तीनों सरकार को, नेपाल को भी, बांग्लादेश को भी और श्रीलंका को भी। और क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे कंट्री हैं, इनके मतलब वसाइल बहुत कम है, और इंडिया का जो है वो मतलब
इतना बड़ा मतलब इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर, क्योंकि 70% ऑफ साउथ एशिया इज इंडिया। इंडिया जो है पूरे साउथ एशिया के 70% मतलब जो भूमि है उसके ऊपर 70% जमीन जो है वो इंडिया की है। और 30% में जो बाकी 600 मुल्क 4-5 मुल्क जो है वो समझे हुए हैं। तो इंडिया तो जाहिर सी बात है वो सारी चीजें वो मतलब इंडिया कैन लिव विदाउट बांग्लादेश, विदाउट नेपाल, विदाउट श्रीलंका। लेकिन श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल इंडिया के बिना नहीं रह सकते। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि वो हमारी भी उनको जरूरत है बाकायदा। अच्छा, मैं अब दूसरे इशू पर आना चाहता हूं, क्योंकि ये अंडमान निकोबार में क्या हुआ, ये खबर कुछ ऐसी आ रही है कि 1 साल पहले देखा था भारत ने, और भारत ने शायद कुछ नहीं किया। क्या हुआ? चीन का गुब्बारा अंडमान निकोबार के ऊपर नजर आया, और इसकी बात अब हमें पता चल रही है जब अमेरिका और कनाडा में उन गुब्बारों को मार गिराया गया, और इस इल्जाम के साथ कि वो जासूसी कर रहे थे। अब यहाँ क्या कुछ था, जरा यहाँ के बारे में बताइए। भारत जी, ये अंडमान निकोबार का जो मामला है, ये वेस्टर्न मीडिया ने जब ये अमेरिका का बलून जो शूट हुआ था चाइना का, उसके बाद से अमेरिका के मीडिया ने और जो वेस्टर्न मीडिया वो लेकर के आए कि इसी तरह का गुब्बारा जो है वो भारत में अंडमान निकोबार में भी देखा गया पिछले साल जनवरी के महीने में, और जिसके ऊपर इंडियन मीडिया जो है उसने तो कुछ शोर मचाया, लेकिन इंडियन जो एस्टैब्लिशमेंट है उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब इसका यह है कि ये गुब्बारा जो है वो मतलब अंडमान निकोबार पे आया, और उसके बाद वहां के लोगों ने उसको देखा, उसकी तस्वीरें खींची, और उसके बाद वो जब तक कि इंडिया उसकी कोई रिस्पॉन्स करे या उसके बारे में कोई डिसाइसिव उसका जो है उसके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई करे, वो गुब्बारा 3-4 दिन रहने के बाद वो अपना फिर से ड्रिफ्ट हो गया इंडियन ओशन में और कहीं मतलब लापता हो गया। अब यहाँ पे इन सारी चीजों से जो एनालिसिस आती है वो आती है कि अंडमान निकोबार ही क्यों, वो गुब्बारा अंडमान निकोबार ही क्यों, वो क्यों नहीं लद्दाख में आया, क्यों नहीं अरुणाचल में आया, और कहीं और भी चेन्नई में भी आ सकता था, कहीं भी आ सकता था। तो इसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि इंडिया का जो नेवल एस्टैब्लिशमेंट है वो अंडमान निकोबार में है, और वहां पे उन्होंने नेवल बेस बनाया हुआ है जो कि पूरे हिंदुस्तान से भी बड़ा नेवल बेस है, और इंडिया उसको डेवलप करना चाह रहा है इंडियन ओशन के सर्वेलेंस के लिए। और आगे अगर कोई लड़ाई होगी या कोई मतलब इंडियन ओशन में कोई प्रॉब्लम होगा तो अंडमान निकोबार जो है उनका बेस कैंप होगा। बल्कि जो जानकार कहते हैं कि उनके इंडिया के जो ट्राई सर्विस है, एयरफोर्स, नेवी और लैंड के लोग भी जो हैं वो तीनों वहां पे मौजूद हैं अंडमान निकोबार में। और ये एक बहुत बड़ा उन्होंने इसलिए क्योंकि वो मलक्का स्ट्रेट पे जो भी जहाजें जाती हैं मतलब वहां से गल्फ से और निकल के जाती हैं मतलब मलक्का स्ट्रेट की तरफ, वो अंडमान निकोबार से इंडियन ओशन के सामने से जाती हैं। तो इंडिया ने उसको मतलब अपना एक हब बनाया हुआ है कि कोई भी जो इंडिया के ऊपर कोई अगर नेवल अटैक करेगा या नेवल प्रॉब्लम आएगा तो अंडमान निकोबार से जाकर के वहां पे हम उसको मतलब फेस करेंगे। तो ये बहुत बड़ा मतलब इंडिया का जो है वो नेवल एस्टैब्लिशमेंट है, तो इसकी सर्वेलेंस के लिए वो आए थे, ऐसा हमारा समझना है। और वो उनका जो कहना है उनको तो कहने दीजिए, लेकिन हमारा समझना है। और ये भी किसी ने कहा कि उस टाइम जिस टाइम ये बलून अपीयर हुआ था उस टाइम कुछ अभ्यास भी हो रहे थे, ड्रिल भी हो रहे थे वहां नेवी के दूसरे ममालिक के साथ। तो वो जो चाइना का जो बलून था वो इंडिया के नेवल कैपेबिलिटी को असेस करने आया था, ऐसा मेरा समझना है। और वो ये देखना चाह रहा था कि इनके पास कितने हथियार हैं, कितने मतलब वो सारी चीजें तो पानी में खड़े हैं। नेवल की जो चीजें वो तो छुपा के आप नहीं रख सकते ना लैंड के अंदर, उसको तो पानी में ही रखना होगा। तो जो सबमरीन वगैरह है वो तो पानी के अंदर में है, लेकिन ऊपर में जो है वो क्या है वहां पे, और वो तो एक छोटा सा आइलैंड है, कोई बहुत बड़ा हिंदुस्तान की इतना बड़ी तो जगह है नहीं। तो वो तो आसानी से अपना वो बलून वहां पे लगा दिया उन्होंने और वो सारी चीजें उन्होंने देख ली होंगी, जो कि वो मना करते हैं कि हमने किया। अब जहां तक इंडिया का ताल्लुक है तो इंडिया ने इसके बारे में कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। और अब जो है कुछ एस्टैब्लिशमेंट के लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अगली बार आएगा तो हम देखेंगे, फिर हम उसका रिस्पॉन्स देंगे। उस टाइम जो है तो हमारे पास कोई रिस्पॉन्स
का कोई खाना ही नहीं था, इसलिए हम रिस्पॉन्स नहीं कर सके। हम जो है वी वर शॉक्ड और वी वर टेकन अबैक। तो अब अगर अगली बार आएगा तो हमने जो है पूरी अपनी तैयारी की हुई है कि उसको हम कैसे टैकल करेंगे, उसको मार गिराएंगे या उसको जो भी कुछ करेंगे। तो अब तो हो गया सो हो गया। जी जी अब जी, इसमें एक लास्ट बात बता, की बात जो है एक और बता दूं कि कुछ एनालिसिस ये भी आ रही है कि इंडिया बिल्कुल खामोश था इस मतलब कार्रवाई में। वो इसलिए कि 2024 में उसे इलेक्शन फेस करना है मोदी सरकार को। और लद्दाख का जो मामला है वो आप जान ही रहे हैं, अरुणाचल का मामला जान ही रहे हैं। अब ये अरुणाचल, ये अंडमान निकोबार में एक नया तमाशा आ गया है। तो इसीलिए इंडिया की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो खामोश है, ताकि जो हिंदुस्तानी जनता है उनको मालूम ही ना हो कि कुछ हुआ है ऐसा। तो ये जो खबर है ये एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी की कीमत पर इलेक्शन जीतना, अपनी हुकूमत को बचाना, ये भी एक बड़ा एक अजीब सी सूरत हाल है। ये तो देश के लोग समझेंगे और गौर करने वाले और जिनके पास अब ये खबर पहुंच रही है उसे अंदाज लगाएंगे। लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी के मामले के बावजूद सरकार बचाने या बनाने का मामला जो है, ये खुद अपने आप में शायद ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में कोई अच्छा काम नहीं। अच्छा, मैं अब चलता हूं, फॉरेन करेस्पॉन्डेंट्स को क्या शिकायत है दिल्ली में, यानी इंडिया में जो विदेशी पत्रकार हैं उन्होंने कुछ शिकायत की है, वो क्या कुछ है, जरा उसके बारे में बताइए। क्योंकि मैं भी एक विदेशी न्यूज एजेंसी के साथ काम कर चुका हूं, कुछ तजुर्बात मुझे भी हैं। आप बताइए कि क्या है ये, इस वक्त का मामला क्या है। देखिए, मैं भी एक प्रेस कार्ड होल्ड करता हूं न्यूयॉर्क से, और मैं भी विदेशी पत्रकार हूं, और मैं यहाँ के प्रेस क्लब का मेंबर हूं। ये चेन्नई प्रेस क्लब के मेंबर का कार्ड है हमारे पास, और ये हमारे विदेशी पत्रकार होने का प्रमाण है, और आधार कार्ड तो हमारे पास ही है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये 2020, 2021 और 2022 ये 3 सर्वे हुए थे दिल्ली में, जो फॉरेन करेस्पॉन्डेंट का जो क्लब है, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के पास वो क्लब है, जहाँ पे जो भी दिल्ली में पत्रकार जो हैं, जो कि फॉरेन पत्रिका से जो है जुड़े हुए हैं, जिसमें विदेशी लोग हैं पूरे दुनिया के, वो उसके मेंबर होते हैं। वहां पे जाते हैं, वहां पे बैठते हैं, अपना काम भी करते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। तो ये जो उन्होंने 3 सर्वे किए थे, एक सर्वे जो हुआ था 2020 में हुआ था, दूसरा 21 में हुआ था, तीसरा जो है 2022 में हुआ था। और ये सर्वे जो किए थे उन्होंने कोई मीडिया को बताने के लिए नहीं, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को बताने के लिए कि हमें ये मुश्किलात पेश आ रहे हैं, आप इनको देखिए, समझिए और इसका रिस्पॉन्स दीजिए। और ये जो सर्वे उन्होंने 2020 में, 21 में, 22 में किया था, इन तीनों सर्वे का जो है जो भी कुछ उससे आउटकम हुआ था वो मिनिस्ट्री में उन्होंने जमा कर दिया, और किसी को मालूम नहीं हुआ। अब आप जानते हैं कि हमारे जो पत्रकार लोग हैं जो इंडिया के हैं, तो उन्हें तो खबर तो हो ही जाती है। तो उन्होंने ये जो सर्वे है ये निकाल लिया उन्होंने कहीं से, कहां से निकला, किससे निकला, वो मैं नहीं जानता हूं। अब ये जो सर्वे है ये पब्लिक डोमेन में है, जो लोग जिन लोगों को मालूम करना है वो मालूम कर लेंगे, बल्कि अब वो इंटरनेट में भी जो है वो आ चुका है। तो अब ये कोई खबर जो है छिपी नहीं है, मैं कोई खुफिया राज नहीं आपको बता रहा हूँ। तो अब इसमें पहला जो सर्वे था, और वो उसमें 40 लोग जो है वो पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने 40 फॉरेन कोरेस्पोंडेंट ने, और उनका जो बहुत सारी चीजें उनसे पूछी गई थी। तो उनमें मेन जो चीज है वो ये कि हमें ईमानदारी से पत्रकारिता करने के लिए सरकार रोक रही है। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि हमें जो है प्रेशर दिया जा रहा है कि आप मोदी सरकार को, और पर्टिकुलरली मोदी जी को आप जो है पॉजिटिवली हाईलाइट करें और उनकी जो है अच्छी बातें करें। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अपने कोई एजेंडा लेके ना आए, आपका अपना एजेंडा नहीं होना चाहिए, और मेरा एजेंडा जो है उसको फॉलो करें। वो ये कि उन्होंने 2-3 चीजें बहुत सख्ती तौर पर मना की थी कि इंडिया के मुस्लिम के प्रोसिक्यूशन को आप नहीं रिपोर्ट करें, इंडिया के मुस्लिम के प्रोसिक्यूशन को आप नहीं रिपोर्ट करें। उसमें एक करेस्पोंडेंट ने कहा कि यहां से जो इंडिया की एम्बेसी है उसकी कंट्री में, जो भी कंट्री का नाम नहीं लिया है, वहां से उसके ऑर्गेनाइजेशन को एक खत लिख के, ईमेल लिख के भेजा गया कि आप अपने करेस्पोंडेंट को स्टॉप करें कि वो इंडिया के मुस्लिम के ऊपर रिपोर्ट करे। ये उसने ईमेल भी दिखा दिया और सारी चीजें उसने बता दी।
तो एक बात तो ये है। दूसरी बात, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया कि आप कश्मीर पे कोई रिपोर्टिंग ना करें, आसाम पे कोई रिपोर्टिंग ना करें। तो ये जो चीजें हैं, जैसे एक ने कहा कि हमने तबलीगी जमात पे कोई स्टोरी लिखी थी, उसके ऊपर उन्होंने बुला लिया हमें। एक चीज और भी ये कह रहे हैं कि इन लोगों को जब ये स्टोरी लिखते हैं तो इनके अगर ये खिलाफ लिख रहे हैं तो इन्हें बुला लिया जाता है इंट्रोगेट करने के लिए, इनसे पूछने के लिए, और उन्हें ये दिखाया जाता है कि देखिए आपकी ये स्टोरी जो है ये है, आप कैसे लिख सकते हैं। तो अब एक बंदे ने ये भी कहा कि मैंने कर्नाटका में जाकर के, कर्नाटका में तो कोई पाबंदी है नहीं, कर्नाटका में जाकर के मैंने किसी क्रिश्चियन प्रोसिक्यूशन के लिए मैंने इंटरव्यू किया था, और ये हमने बताने की कोशिश की थी कि वहां क्रिश्चियन को हरास किया जा रहा है, ये स्टोरी थी उसकी। उस पे उन्होंने, जो मेरा इंटरव्यू ही है जिसपे हमने इंटरव्यू किया था, उसको इंटिमिडेट किया, मुझे फॉलो किया, मुझे ट्रोल किया, मुझे बुलाया, मुझे इंट्रोगेट किया। तो ये चीजें चल रही हैं। एक बंदे ने कहा उसमें कि मैं आसाम गया था और मैं भी एयरपोर्ट से निकला नहीं है कि मुझे फिर वापस एयरपोर्ट से भेज दिया गया वापस दिल्ली। तो ये चीजें फॉरेन करेस्पोंडेंट के, मतलब वो तीनों जो सर्वे हैं उसमें आई। और इंडिया की जो टैक्टिस है वो ये है कि उनके जो वीजा है वो 3 महीने से 4 महीने से ज्यादा, किसी को 2 से 4 महीने का वीजा उनको मिलता है, उससे ज्यादा का नहीं। उसको रिन्यू करने के लिए उन्हें फिर चक्कर मारने पड़ते हैं, और अगर वो एक्सपायर हो गया तो उससे पहले उन्हें चला जाना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने कहा है कि वो घर वर नहीं ले सकते हैं यहाँ पे, मतलब कोई परमानेंट अपना एस्टेब्लिशमेंट नहीं खड़ा कर सकते हैं। वो होटल गेस्ट हाउस वगैरह टाइप की चीजों में वो रहते हैं और उसके बाद वहां से वो चले जाते हैं। वीजा रिस्ट्रिक्शन अगर उनको मिलेगा कि अगर आप पॉजिटिव स्टोरी लिखेंगे तो आपको जो है आपके वीजा को कंटिन्यू होगा। दूसरी बात है कि उनको जो है बार बार बुला करके इंटिमिडेट किया जाता है, उनको हरास किया जाता है बाय माउथ ऑफ वर्ड्स, उनको जो है एक तरह से समझ लीजिए कि इंट्रोगेट किया जाता है। तो ये लार्जर जो पिक्चर है। और उसने ये कहा कि कुछ चीजें तो बैन है बिल्कुल इंडिया के लिए, फॉरेन करेस्पोंडेंट के लिए। एक तो ये कि पहले नहीं थे, अब तो 7 या 8 जो, मतलब हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वो मीडिया के लिए बैन है, वहां आप नहीं जा सकते हैं। पहले था कि परमिट सिस्टम था। 96% लोगों ने कहा कि हमने परमिट के लिए अप्लाई किया है, उसमें 6 या 7 लोगों को उन्होंने रिस्पांस दिया, बाकी किसी को परमिट के लिए रिस्पांस ही नहीं दिया। अभी जब परमिट की जरूरत होती है, मतलब उन्होंने बैन कर दिया था 8 स्टेट के, नॉर्थ ईस्ट को, असम को, पूरे कश्मीर को, हिमाचल और उत्तराखंड को जो नेपाल से लगा हुआ है, इवन राजस्थान जो बॉर्डर लगा हुआ है, इनमें जाने के लिए फॉरेन करेस्पोंडेंट को परमिट लेना है और परमिट नहीं मिलेगा। और उन्होंने कहा कि यहाँ तो आप जा ही नहीं सकते हैं। तो और ये फर्स्ट जो सर्वे है और लास्ट सर्वे जो 22 में हुआ था, उसमें सिर्फ 22 लोग ने पार्टिसिपेट किया था लास्ट सर्वे में। पहले में जो है 40-41 लोगों ने सर्वे किया। तो उसमें पूछा गया कि भाई इतने कम लोग क्यों हुए हैं, जो कि सिर्फ 20 लोग आए हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया गवर्नमेंट ने, तो फिर हम वही बात को फिर बताने के लिए क्यों आए। तो जो पहले सर्वे में जो भी इश्यूज थे वो दूसरे में भी वही थे, तीसरे में भी वही इश्यूज थे। और जो इंटिमिडेशन है, जो उनको हरास करने की कोशिश की गई है, वो पहले से आखिर में ज्यादा हो गई है। अब ज्यादा तौर पर हरास कर रहे हैं। और ये जो खबर है, मतलब प्रेस फ्रीडम की, ये अब तो पब्लिक डोमेन में है। जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कोई खुफिया खबर नहीं है, लेकिन हाँ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो प्रेस क्लब वाले लोग हैं, जो फॉरेन करेस्पोंडेंट क्लब वाले हैं, उन्होंने जाके कोई अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, मीडिया को नहीं बताया है। तो उनके लिए तो नहीं है, लेकिन दुनिया जान चुकी है इसको। जी जी जी, ये बहुत ही, देखिए जब सरकारें सच्चाई लिखने से रोकने लगें तो उसमें कहीं ना कहीं वो डिक्टेटर वाला एक रवैया पैदा होता है। मैं आपको क्लोजिंग के तौर पर एक तजर्बा बताता हूं। इराक में सद्दाम हुसैन एक बड़े डिक्टेटर के तौर पर आखिर उनका क्या हुआ वो सब हमारे आपके सामने है। मैं इराक सन 2000 में सद्दाम हुसैन की सरकार के दौरान गया। वहां उस वक्त तो खैर कोई बिल्कुल आजादी की कोई बात मतलब उस तरह से थी ही नहीं। हम पे बाकायदा नजर रखी जाती थी। जो ड्राइवर और जो साथ में था वो इंटेलिजेंस के लोग होते थे, जो पत्रकार हैं वो समझ सकते हैं। लेकिन फिर सद्दाम हुसैन के आखिरी साल में सन 2002 में 2 बार जाना हुआ मेरा।
एक बार तो उनका बर्थडे मई में मनाया जाता था, उसमें विदेशों से बहुत मेहमान बुलाए जाते थे। और फिर उसके बाद में अक्टूबर में जो आखिर में उन्होंने कोशिश की रेफरेंडम करा करके दुनिया को यह बताने के लिए कि पूरे इराकी, सभी इराकी मेरे साथ हैं, तो उस वक्त पत्रकारों के साथ क्या होता था वो बड़ा दिलचस्प है। इंटरनेट अवेलेबल नहीं था लोगों को, कुछ एक जगह न्यूज रूम टाइप का बना करके कुछ कंप्यूटर रखे थे और विदेशी पत्रकारों से यह कहा जाता था कि आप अपनी स्टोरी टाइप कर लो और टाइप करके छोड़ दो, हमें आप अपना ईमेल आईडी दे दो, किस आईडी पर भेजना है हम वो भेजेंगे। यानी वहां से बगदाद से निकलने वाली हर स्टोरी पर उनके खुफिया महकमे के लोगों की नजर रहती थी और उसके बाद ही वो भेजते थे। तो जब डेमोक्रेसी में भी ऐसा होने लगे तो ये अच्छे इशारे नहीं है। जब सच्चाई का गला घोटा जाने लगे ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अब तक गोदी मीडिया की बात आपने सुनी होगी, अब आपके सामने ये बात भी सामने आ गई कि विदेशी मीडिया के लोगों के साथ भी हमारी सरकार क्या कुछ कर रही है। गौर करने की जरूरत है, आखिर क्या कुछ छिपाना है, विदेशों के नजरों से कैसे छुपा सकते हैं। आज के इस जमाने में जब फेसबुक और ट्विटर और दूसरे जरिए से बहुत सी चीजें पहुंच जाती हैं, अब खबरों का रोकना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है, लेकिन सरकारें अपने तरीके से काम करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप लोग हर फ्राइडे को ये प्रोग्राम देख सकते हैं। ये खास प्रोग्राम साउथ एशिया के मुल्कों के बारे में है, ताकि आपको जरा समझ में आता रहे कि हमारे आसपास पड़ोस में क्या कुछ हो रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।